डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आज आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज जिस वीडियो को हम लोग देखने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में समझने जा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रोज या पोएट्री के एलिमेंट्स को समझने में दिक्कत होती है, और इस वीडियो में हम इसी को बड़ी आसान भाषा में सीखेंगे। जैसे पोएट्री और प्रोज के बहुत से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे पोएटिक थॉट्स होता है, इमेजरी होता है, फीलिंग होता है, मीटर होता है, रिदम होता है, डिक्शन होता है और स्टाइल होती है। ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके सीखते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर, चाहे आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। दूसरी बात यह है कि ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये हर लेवल पे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आपको पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है। और प्राय इस पे आपसे जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, विशेष प्रकार से बीए पार्ट 2 के सेमेस्टर सेकंड में ये इस पे क्वेश्चन आता है, पार्ट 3 में क्वेश्चन आता है, एमए में तो एमए लेवल के स्टूडेंटों के लिए, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंटों के लिए, तो ये अक्सर जो है उस पर आपसे बहस करने की अपेक्षा की जाती है। तो आइए देखते हैं ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, एक एक करके जरा सा देखते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपका है प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नाम से मैंने ये टॉपिक दिया है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये। इसमें क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिनिंग एंड इवेल्युएटिंग द पीस ऑफ लिटरेचर। देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है एक प्रोसेस है जिसको बहुत ही केयरफुल तरीके से एग्जामिन किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है पीस ऑफ लिटरेचर। कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर हो, प्रोज हो, पोएट्री हो, एस्से हो, कोई भी हो, उसको बहुत ही जो है केयरफुली एग्जामिन किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ अ पोएम, स्टोरी और एस्से क्रिएट मीनिंग एंड अफेक्ट्स रीडर्स। ये कह रहा है कि ये जो आपको सहयोग करता है, किस चीज में सहयोग करता है, कि जो है अंडरस्टैंड द पोएम। सबसे पहली चीज ये होती है, पोएम सबसे मुश्किल होती है, तो पोएम को ये समझने में आपको जो है सहयोग करता है, स्टोरी को समझने में सहयोग करता है, एसेज को समझने में सहयोग करता है, और क्रिएट्स मीनिंग एंड अफेक्ट रीडर्स, और उसकी एक अलग मीनिंग क्रिएट करता है, और ये जो है रीडर्स को या जो है सुनने वाले को प्रभावित करता है। आगे देखिए, अ गुड क्रिटिक डज नॉट सिंपली गिव ओपिनियन बट सपोर्ट्स देम विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रीजनिंग। ध्यान दीजिएगा कि एक क्रिटिक होता है, जब आपसे कहा जाता है एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए या क्रिटिसाइज कीजिए, तो किन बेस पर आपको क्रिटिसाइज करना होता है, प्रोज या पोएट्री को किस बेस पर, किस आधार पर किया जाता है, वो सारे टॉपिक इसमें होंगे। तो एक क्रिटिक जो होता है ना, वो एक ओपिनियन अपना नहीं देता है, बट सपोर्ट्स देम, उसको सपोर्ट करता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन करता है, और क्या करता है, एंड रीजनिंग, और उसका तर्क पूर्ण एक आधार प्रस्तुत करता है कि व्हाई दिस इज राइट एंड व्हाट दिस इज रॉन्ग, क्यों इसमें इसके थॉट्स क्या है, इसके विचार क्या है, इन सारी चीजों पर वो डिस्कस करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसको बहुत सोच विचार करके वो तर्कपूर्ण तरीके से उस पर अपना व्याख्यान देता है या लिखता है। आगे देखिए, देयर आर 3 मेन स्टेप्स इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देखिए ध्यान दीजिएगा कि 3 जो है मेन स्टेप्स होते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। फर्स्ट होता है, द रीडर मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। सबसे पहला जो होता है कि रीडर को यह समझना चाहिए कि टेक्स्ट किसके बारे में है, ये जो टेक्स्ट दिया गया है, अर्थात प्रोज पोएट्री जो भी दिया गया है, वो किस बारे में है। सेकेंड होता है, द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ थॉटफुल वे। कहता है कि, और दूसरी चीज होता है कि जो सेकेंड है वो मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, वो क्या अर्थ होता है टेक्स्ट का, उसको समझना चाहिए। शुड बी क्या कहते हैं, इवैल्यूएटेड, शुड बी इवैल्यूएटेड, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। किस तरीके से, सॉरी छूट रहा है, सेकेंड, मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट शुड बी इंटरप्रेट इन द थॉट फुल वे। कहता है कि जो दूसरा है, मीनिंग के टेक्स्ट को शुड बी इंटरप्रेट,
उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, उसकी व्याख्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, किसमें एक विचारपूर्ण थॉटफुल वे अर्थात विचारपूर्ण तरीके से उसको जो है व्याख्या करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही व्याख्या कर दी, बल्कि उसमें आपके विचार होने चाहिए। क्या आप उस टेस्ट के बारे में आपके क्या एटीट्यूड हैं, क्या सोच रहे हैं, आपने इस टेस्ट को कहां तक समझा, ये सारी चीजें उसमें होना चाहिए। इसमें तीसरा आता है द वर्क शुड बी इवैल्यूएट बेस्ड ऑन लिटरेरी प्रिंसिपल सच एज ब्यूटी, स्ट्रक्चर एंड इमोशनल इंपैक्ट। जो तीसरी चीज होती है, द वर्क शुड बी इवैल्यूएट, जो वर्क है अर्थात जो आपके सामने टेक्स्ट आया हुआ है, चाहे प्रोज या पोएट्री चाहे जो भी हो, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना है बेस्ड ऑन द लिटरेरी प्रिंसिपल, जो लिटरेचर के सिद्धांत हैं। अब वो सिद्धांत क्या है वो मैं आगे बता रहा हूं, एक एक सिद्धांत पर, सच एज उसकी क्या चीज है, ब्यूटी है, उसका स्ट्रक्चर है, एंड इमोशनल इंपैक्ट, उसका इमोशनल इंपैक्ट क्या है, ये सारी चीजें उसके ऊपर जो है भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, इन सारी चीजों को आपको इसमें देखना होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म फोकस ऑन द डायरेक्ट स्टडी ऑफ टेक्स्ट। देखिए प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है ना फोकस करता है किस चीज पे, ऑन द डायरेक्ट स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, वो स्टडी पर, डायरेक्ट स्टडी पर वो फोकस करता है। इट इज बोथ, देखिए क्या कर रहा है, इट इज बोथ एनालिटिकल एंड क्रिएटिव, ये दोनों चीज। देखिए एक चीज तो ये होती है कि पोएट या जो है राइटर है या एसेइस्ट है या स्टोरी राइटर है या ड्रामेटिस्ट है या जो है नॉवेलिस्ट है, ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, नॉवेल उन्होंने लिख दिया। लेकिन एक चीज जो क्रिटिक होता है ना, उसके कई ये होते हैं, ये तो एक एनालिसिस करता ही है, लेकिन इसके अंदर भी क्रिएटिविटी होती है। आप अगर देखिएगा तो बहुत से जो है जो क्रिटिक्स जो हैं वो बहुत कम हैं, 2, 4, 10 बहुत फेमस क्रिटिक्स हैं जो बड़ी बड़ी नॉवेलों पर, बड़ी बड़ी चीजों पर क्रिटिसाइज करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे हैं, जैसे उन्होंने भी ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, स्टडी किया, अध्ययन किया, उनका ध्यान उस पर चला गया। आज मैं आपको भी ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि क्रिटिसिज्म होता क्या है। अब इसमें जाएंगे तो इसका एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसको आप अध्ययन कीजिएगा और देखिएगा कि अगर आपको क्रिटिक बनना है तो आपको एक लंबा चौड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। बस आज मैं एक छोटा सा आपको क्लू दे रहा हूं जो आपके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो वो एनालिसिस के साथ साथ वो क्रिएटिव होता है, यानी कि उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी भी डालता है। आगे देखिए, व्हेन अ क्रिटिक स्टडीज अ वर्क, जब कोई क्रिटिक जो होता है अध्ययन करता है किसी टेक्स्ट का या वर्क का, ही परफॉर्म्स 2 इंपॉर्टेंट टास्क, वो शो करता है, वो काम करता है, वो 2 इंपॉर्टेंट जो है टास्क को शो करता है। जैसे इसमें नंबर 1 है, ही एक्सप्लेन्स द आइडियाज, इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस्ड इन द टेक्स्ट। तो कहता है कि सबसे पहले वो आइडियाज को एक्सप्लेन करता है कि उसके आइडियाज क्या है, उसके इमोशन क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, ये सारी चीजों को वो एक्सप्रेस करता है जो इन टेक्स्ट में जो रहता है। एंड दूसरा क्या है, ही ऑल्सो प्रेजेंट हिज पर्सनल बट लॉजिकल रिस्पॉन्स टू इट। वो जो है एक और चीज वो प्रेजेंट करता है, अपने पर्सनल बट लॉजिकल रिस्पॉन्स को भी वो उसमें देता है। यानी कि जो इसमें 2 चीजें होती हैं, वो तो जो आइडियाज पोएट का या राइटर का वो तो देता ही है, बल्कि उसके साथ वो अपने पर्सनल लॉजिकल रिस्पांस को भी उसमें शो करता है, देता है कि उसका क्या रिस्पांस है, वो किस तरह से इसको रिस्पांस कर रहा है, सहयोग कर रहा है। दस क्रिटिसिज्म इज नॉट कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव ही केवल नहीं है, बल्कि क्या है, इट इंक्लूड्स द क्रिटिक्स फीलिंग एंड जजमेंट। ये क्रिटिक की क्या फीलिंग है, क्रिटिक किस तरह की चीज को सोच रहा है, वो भी इसको समझने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती हैं कि इसमें जो है फीलिंग भी आती है और उसका जजमेंट भी आता है। आगे देखिए, अ लिटरेचर इज नॉट अ लिटरेरी वर्क, सॉरी अ लिटरेरी वर्क इज नॉट मेड ऑफ अ सिंपल आइडियाज। ये जो मेड ऑफ सिंपल, नॉट मेड ऑफ अ सिंगल आइडिया, ये एक सिंगल आइडिया नहीं होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग। ये जो अगर हम लिटरेरी वर्क की बात करते हैं तो इसमें कोई सिंगल आइडिया नहीं होता है, बल्कि ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के इससे कॉम्बिनेशन होता है दैट वर्क, और वो उस वर्क को टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग, और उसमें एक अलग मीनिंग, एक अलग अर्थ प्रस्तुत करता है। द क्रिटिक्स रोल इज टू एग्जामिन दीज एलिमेंट्स वन बाय वन एंड एक्सप्लेन बाय
हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्ट। वो जो है फिर उसके बाद क्या करता है, जो क्रिटिक होता है वो उस पर रोल उसका जो होता है वो एग्जामिन करता है उस एलिमेंट का, सारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें उनका ये करता है और किस तरीके से वन बाय वन एंड एक्सप्लेन हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्ट, और वो किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल सब कुछ को मिलाकर के पूरे वर्क पे किस तरीके से वो प्रभावित करता है, उसका क्या प्रभाव होता है, वो सारी चीजें उसमें बताता है। आइए देखिए अब जो है अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, इसमें 8 पॉइंट्स एक्सप्लेन होते हैं, यानी पोएट्री में 8 पॉइंट होते हैं जिसपे आपको पोएट्री को अंडरस्टैंड करना होता है और या लिखना होता है। सबसे पहले होता है पोएटिक थॉट्स। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको लिखना होता है तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिएगा। इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आपको दूंगा कि पोएट्री एक दूंगा और पोएट्री के का जो है क्रिटिसिज्म भी दूंगा कि किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको आपको एग्जाम्पल के रूप में दूंगा। देखिए पोएटिक थॉट्स क्या होता है, दिस इज द सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द पोएम। देखिए इसमें पहली टॉपिक जो आता है, पहली चीज जो आती है वो पोएटिक थॉट्स आता है, जो सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम होता है। इट टेल्स अस व्हाट द पोएट वांट्स टू से, ये बताता है हमें कि पोएट कहना क्या चाहता है। सच एज लव, वो लव के बारे में बताना चाहता है, नेचर के बारे में बताना चाहता है, डेथ के बारे में बताता है या लाइफ के बारे में, और भी बहुत से टॉपिक हैं जो इसके बारे में बताना चाहता है। दूसरी चीज आती है इमेजरी। इमेजरी उसकी जो होती है वो इमेजरी क्या होती है, इमेजरी रिफर्स टू द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, वो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के बारे में वो यूज करता है। दैट क्रिएट्स पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, जो चीज वो लिखता है तो उसके माइंड में एक पिक्चर वो क्रिएट कर देता है, वो इस प्रकार से लैंग्वेज को यूज करता है। इट अपील्स टू द सेंस लाइक साइट, साउंड एंड टच, ये बहुत सी चीजों को ये करता है, ये अपील करता है, ये प्रभावित करता है। किन किन चीजों को प्रभावित करता है, सबसे पहले तो ये करता है, ये प्रभावित करता है जो आदमी की जो ये होते हैं सेंस होता है, लाइक साइट किस तरीके का वो दृश्य है, साउंड है, और टच किस तरीके से उसने उस पर अपने व्याख्या की, इस सारी चीजों को इसमें आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फीलिंग। अगर आप किसी भी टॉपिक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इन टॉपिक को प्रयोग करना होगा। तो फीलिंग आता है, दिस इंक्लूड्स द इमोशन एक्सप्रेस्ड इन द पोएम, ये जो इंक्लूड करता है इमोशन, उसकी भावनाएं क्या हैं, ये उसमें उसको एक्सप्रेस करता है। पोएम हो सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस और लोनलीनेस, ये सारी चीजें इसमें वो करता है। और एक्साइटमेंट या कोई बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड है, उन चीजों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आता है स्टैंजा फॉर्म, वो किस तरीके का उसने स्टैंजा लिखा है, ये पोएट्री की बात हो रही है तो वो किस तरीके से पोएट्री में कर रहा है। इट मींस द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, a poem may be written in couplet 2 लाइन्स, ट्रिपलेट 3 लाइन्स और क्वार्टेट 4 लाइन्स एक्सेट्रा। तो ये जो पोएम जो होती है वो स्टैंजा फॉर्म में होता है, वो कपलेट के फॉर्म में हो सकता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में हो जाता है या क्वार्टेट के फॉर्म में हो सकता है। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आता है मीटर। मीटर क्या होता है, मीटर इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ लाइन। तो एक लाइन में जो मीटर जो होता है वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का एक कॉम्बिनेशन होता है, और वही चीज उसी के आधार पर इसको मीटर को बनाया जाता है। इन अ लाइन इट गिव्स द पोएम अ रेगुलर बीट, और वही जो है रेगुलर बीट देता है। देखिए मीटर वाला ये मेरा एक वीडियो है, आप लोग देखिएगा, और अगर आपको ना समझ में आए तो बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे डाल दूंगा। अगला इसमें पॉइंट आता है रिदम। रिदम क्या होता है, रिदम इज द फ्लो और म्यूजिकल मूवमेंट, ये फ्लो होता है और एक म्यूजिक पैदा करता है ऑफ द पोएम। इट मेक्स द पोएम प्लीजेंट टू रीड और हियर, ये जो है इसको ये जो रिदम जो होता है ना, ये पोएम को जो करता है कि वो प्लीजेंट बनाता है, और क्या बताता है किसके लिए, अगर कोई पढ़ता है उसके लिए भी आनंददायक होता है और जो सुनता है उसके लिए भी आनंददायक होता है। नेक्स्ट बात आती है डिक्शन की। डिक्शन रिफर टू द चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज्ड बाय द पोएट। ये क्या कहता है कि डिक्शन जो होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है जो पोएट प्रयोग करता है। इट मे बी सिंपल, फॉर्मल और डेकोरेटिव, ये कई तरीके से होते हैं। ये फॉर्मल भी हो सकते हैं या जो है फॉर्मल भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं या डेकोरेटिव हो सकते हैं। कई तरीके की चीज होती है, इसमें कई तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
अंतिम होता है, मैंने बताया था 8 पॉइंट होते हैं, तो इसका 8वां पॉइंट है स्टाइल इज द पोएट्स यूनिक वे ऑफ राइटिंग। देखिए, ये पोएट की एक यूनिक तरीका होता है, वो उसका अपना एक पर्सनल तरीका होता है कि किस तरीके से उसने इसको किया है। इट इंक्लूड्स टोन, इसमें टोन आता है, एक्सप्रेशन आता है, एंड दी ओवरऑल प्रेजेंटेशन होता है, और इसमें सारे प्रेजेंटेशन होते हैं। ओवरऑल प्रेजेंटेशन होता है, वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रोज। देखिए, पोएट्री को हम 8 लेवल पे करते थे और प्रोज में 7 हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ टॉपिक्स प्रोज में है, कुछ टॉपिक तो प्रोज और पोएट्री में दोनों में है, लेकिन कुछ टॉपिक्स प्रोज में चेंज हैं। आइए देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब पढ़िएगा इसको सुनिएगा तो ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं, उसको आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा खुद अपनी बुक में। सबसे पहले आता है इसमें, देखिए वहां थॉट था, यहां पे समरी है। अब यहां थॉट जो होता है, थॉट या समरी की बात होती है इसमें। दिस इज द मेन आइडिया और कंटेंट ऑफ द पैसेज। कोई भी पैसेज होता है आपको दिया जाता है, लिटरेरी पैसेज को दिया जाता है कि इसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए या क्रिटिसाइज कीजिए, तो उसमें सबसे पहले आता है कि उसका क्या मेन आइडिया है, कंटेंट ऑफ पैसेज। इट टेल्स व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन और डिस्कस। इसका मतलब ये होता है कि राइटर किस चीज के लिए कोशिश कर रहा है या किसको वो डिस्कस करना चाहता है। नेक्स्ट आता है इमेजरी। लाइक पोएट्री, प्रोज में ऑल्सो यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। प्रोज क्या होता है, लाइक पोएट्री, प्रोज में ऑल्सो यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। ये भी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को करता है, जैसे पोएट्री में होता है, प्रोज में जो है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का प्रयोग करता है टू क्रिएट मेंटल पिक्चर। ये एक मेंटल पिक्चर प्रयोग जो है क्रिएट कर देता है। जैसे मैंने पोएट्री में बताया था कि इमेजरी होती है, उसके अनुसार जो है एक पोएट जो है अपने थॉट्स को एक इमेजिनेशन में लेके चला जाता है, तो उसके सामने एक जो है पिक्चर तैयार हो जाती है। उसी तरीके से ये होता है। नेक्स्ट आता है फीलिंग, नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये देखिए प्रोज में नहीं था, ये क्या होता है, फीलिंग होता है। दिस शोज द टोन और मूड ऑफ द पैसेज। ये टोन और उसका मूड बताता है पैसेज का, चाहे जो भी है, सच एज सीरियस है, ह्यूमरस है, इमोशनल है और डिस्क्रिप्टिव है। कई तरीके की हो सकती है, इन सारी चीजों को ये बताता है प्रोज। ये जो फीलिंग होती है, आपको ये समझना होगा कि इसका फीलिंग क्या है या नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है, इसको सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। नेक्स्ट आता है रिदम इफ एनी। देखिए ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन कभी कभी रिदम भी आता है, तो इसको भी ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ एनी, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी में रिदम हो, क्योंकि रिदम जो है पोएट्री का मेन पॉइंट होता है। लेकिन कभी कभी कुछ पोएट्स जो है इसमें रिदम का भी प्रयोग करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि नए या पुराने, जैसे बेकर ने भी इसका रिदम का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। प्रोज डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट रिदम लाइक पोएट्री। ये स्ट्रिक्ट रिदम को नहीं फॉलो करता है, बट सम राइटर क्रिएट अ स्मूथ फ्लो थ्रू सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे उसमें फ्लो हो जाता है, और वही फ्लो को ही रिदम कहा जाता है, कि फ्लो के साथ बोलना या पढ़ना या जो है होता है, उसी को रिदम कहा जाता है। इसमें एक आते हैं रिहॉर्टिक डिवाइसेस। जैसे देखिए ये जो है ये पोएट्री में नहीं था। दीज आर फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक सिमली, मेटाफर, आयरनी एंड रिपीटेशन यूज टू द मेक राइटिंग मोर इफेक्टिव। ये रिहॉर्टिक डिवाइसेस जो होती हैं, ये बहुत सी चीजें होती हैं इसमें, जैसे जो फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं और बहुत से टॉपिक्स आते हैं, तो बेसिकली इसको कहा जाता है रिहॉर्टिक डिवाइसेस। नेक्स्ट बात आती है डिक्शन की। जैसे आपने पोएट्री में पढ़ा था डिक्शन, उसी तरीके से 6वां पॉइंट आता है डिक्शन का। रिफर्स टू द राइटर्स चॉइस ऑफ वर्ड। किस तरीके के शब्दों को प्रयोग किया है, विच में बी सिंपल, फॉर्मल और लिटरेरी। वो किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है, सिंपल शब्दों का प्रयोग करता है, फॉर्मल शब्दों का प्रयोग करता है, या लिटरेरी शब्दों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल इज द राइटर्स पर्सनल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। स्टाइल होता है ना, ये राइटर का जो है एक पर्सनल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया होता है। जैसे पोएट्री में बताया था कि ये हर राइटर जो स्टाइल होती है, डिफरेंट राइटर की डिफरेंट स्टाइल होती है, तो वो उसका जो है पर्सनल तरीका होता है अपने आइडिया को कहने का, अपने विचारों को कहने का। इट में बी सिंपल, ये सिंपल भी हो सकता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स होता है, कभी कभी डिस्क्रिप्टिव होता है, और आर्गुमेंटेटिव होता है, कभी जो है उस पर आर्गुमेंट अर्थात बहस होती है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं।
आइए इसको दो पॉइंट में देखते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन मींस द डिटेल एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ पोएम आर प्रोज पैसेज। कहता है कि एक एप्रिसिएशन जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है मीन द डिटेल एनालिसिस, इसके एक डिटेल एनालिसिस जाती है, एंड इवैल्यूएशन होता है, उसका मूल्यांकन होता है ऑफ अ पोएम आर प्रोज पैसेज, प्रोज की पैसेज का एक पूरा जो है एनालिसिस की जाती है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स स्टडीइंग ऑल द एलिमेंट्स मेंशन्ड अबव, और ये इन्वॉल्व करता है जो ऊपर मैंने एलिमेंट्स आपको दिए उसी के आधार पर इसको जो है मेंशन किया जाता है, इनको मेंशन करके उसका अध्ययन किया जाता है। एक्सप्लेनिंग देयर इंपॉर्टेंस, और वही जो है उनकी इंपॉर्टेंस को भी बताता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रीडर्स पर्सनल रिस्पॉन्सेज एंड जजमेंट, और ये जो दूसरी चीज होती है कि इसमें एक चीज और इंक्लूड्स होता है जो ऊपर आया है कि उसका पर्सनल रिस्पॉन्स भी होता है, किस चीज का, रीडर का या जो है क्रिटिक जो होता है उसका पर्सनल रिस्पॉन्स होता है और उसका जजमेंट भी होता है। इन शॉर्ट, practical literary criticism helps us understand literature deeply by examining its structure, meaning and emotional effect। तो ये सारी चीजों को इन शॉर्ट अगर आप कहते हैं तो ये प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो होता है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड लिटरेचर डीपली बाय एग्जामिन इट्स स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर को एग्जामिन करता है, उसकी मीनिंग को करता है और उसका इमोशनल इफेक्ट जो है क्या है, भावनात्मक प्रभाव क्या है उसका भी करता है। तो दोस्तों ये वीडियो था आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर। आपको कई क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिसिज्म पर, इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की वीडियो पाने के लिए, सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो पाने के लिए, क्लास वाइज वीडियो पाने के लिए आप लिट एंड लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नए वीडियोस तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।